तो माइग्रेशन हम देख रहे हैं। ये टॉपिक को हम क्यों देख रहे हैं? से कंट्री के अंदर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है या कोई चीज इलीगल हो रहा है। किसी का अगर वॉल्यूम ऑन है तो ऑडियो ऑन है तो आप ऑफ कर देना। कंट्री के अंदर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है या कुछ इलीगल हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि आप ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी हो रहा है इसको ठीक करो। तो ये दो तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को ले सकता है। एक, वो पीआईएल हम फाइल करते हैं, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मैं अभी माइग्रेंट्स को देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि माइग्रेंट्स की कंडीशन बहुत खराब है और गवर्नमेंट इनके कंडीशन को एड्रेस करने के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया है ठीक से। तो मैं पीआईएल फाइल करूंगा, सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सुनेगी। सुनने के बाद कोर्ट दो काम कर सकती है, या तो ये जजमेंट दे, जजमेंट लीगली बाउंड होता है गवर्नमेंट के लिए, वो उनको करना ही पड़ेगा, या फिर वो ऑब्जर्व करे। उनका ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज जस्ट लाइक एन एडवाइस। या तो सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को खुद ले सकता है और उसको सू मोटो कहते हैं। सो इफ देर इज एनीथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, we can approach judiciary. Supreme Court is the highest judiciary organ in India. Either through filing PIL और सुप्रीम कोर्ट सू मोटो इसका कॉग्निजेंस ले सकता है। सू मोटो मीन्स खुद ले सकता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का 3 जज का बेंच, उन्होंने सू मोटो बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ सम एडवोकेट, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ सम जजेस, उन्होंने सू मोटो माइग्रेंट्स का केस लिया। ये 3 जज का बेंच था और उस 3 जज के बेंच में उन्होंने 2 ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, जहां से गुजरात से माइग्रेंट्स निकलते हैं एंड दे आर गोइंग टू बिहार। सो बिहार इज अ रिसीविंग स्टेट, गुजरात इज अ सेंडिंग स्टेट और एक्सपोर्टिंग स्टेट। तो दोनों स्टेट गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है और बीच में मध्य प्रदेश, यूपी आ रहा है जो ट्रांजिट है। सो 3 जज बेंच ने ऑब्जर्व किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, they have provided inadequate relief and there were lapses on their part in providing relief to migrants. So lapses and inadequacy on the part of central government and state government in providing relief to migrant. Second, बहुत जगह पे ऐसा न्यूज आया था कि पुलिस ब्रूटल होके फोर्सफुली लोगों को ट्रीट कर रही है। इवन पुलिस इज यूजिंग फोर्स आल्सो, वायलेंस आल्सो टू ट्रीट पीपल। तो पुलिस को कहा गया कि आप लोगों को ट्रीट करो विथ काइंडनेस, बिकॉज ये लोग हैं जो 500,000 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा सिनारियो होता था कि ये लोग मेन रोड पे चल के जा रहे होते हैं, पुलिस वाले को देखते थे, फिर ये छुप जाते थे, दूसरी जगह भाग जाते थे। तो इनका जर्नी और ज्यादा स्ट्रेच हो जाता था और ज्यादा इनको प्रॉब्लम होता था। तो पुलिस को भी कोर्ट ने कहा कि आप इनको काइंडनेस के साथ ट्रीट करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोर्ट में जो सबमिशन किया, उस सबमिशन के अंदर उन्होंने कहा कि इंडिया में 140 मिलियन माइग्रेंट्स हैं। सो 140 मिलियन मीन्स 14 करोड़ इंडिया के अंदर माइग्रेंट्स हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबमिशन था। तो ये ओवरऑल केस था जिसके लिए हम माइग्रेशन देख रहे हैं। आपने न्यूज में भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट्स हैं जो चल के जा रहे हैं, इवन दे आर नॉट हैविंग फूड, दे आर नॉट हैविंग फुटवेयर, और एक जगह से दूसरी जगह हजार हजार किलोमीटर वो चल के जा रहे हैं, बिकॉज जिस अर्बन एरिया में वो रह रहे थे अब वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसलिए वो अपने होम टाउन पे रिटर्न जा रहे हैं। तो ये पूरे इशू को हम देखते हैं। तो माइग्रेशन के रिलेटेड फैक्ट क्या है, रीजन क्या होता है कि लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, माइग्रेंट्स हैं वो क्यों वल्नरेबल हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ माइग्रेशन एंड व्हाट इज सोल्यूशन ऑफ माइग्रेशन, कि कैसे माइग्रेशन को अरेस्ट किया जाए। अब माइग्रेशन रिलेटेड फैक्ट, तो माइग्रेशन होता क्या है? तो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री, प्लेस और लोकेलिटी टू अनदर। से you are moving from Delhi to UP, that will be counted as migration.
और दिल्ली के अंदर ही फ्रॉम साउथ दिल्ली टू नॉर्थ दिल्ली, दैट विल बी आल्सो काउंटेड एज माइग्रेशन. सो मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री, प्लेस और लोकेलिटी टू अनदर. माइग्रेशन ऐसा नहीं है कि ये अभी आया है, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तब से माइग्रेशन है, और ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. यूनाइटेड नेशन का डेटा है, वो एवरी ईयर रिपोर्ट लेके आता है. उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट, और एक माइग्रेशन के ऊपर भी सेपरेट रिपोर्ट है. उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि वर्ल्ड का 3% पॉपुलेशन दे आर माइग्रेंट. अब माइग्रेंट्स को वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, से व्हाट इज योर प्लेस ऑफ ओरिजिन, आप बर्थ कहाँ पे हुए. सपोज मेरा बर्थ हुआ है दिल्ली में, और इफ दिल्ली इंडिया, or if I am living in Sri Lanka, or if I am living in Brazil, then I will be counted as migrant, whether मैं वहाँ का permanent resident हूँ या temporary हूँ. So 3% of world population, that is absolute number 258 million, they live outside country of their origin and they are classified as migrants. कुछ लोग voluntarily दूसरे country में जाते हैं. इंडिया से मैं यूएस में जा रहा हूँ एजुकेशन को गेन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए, या फोर्स्ड होता है. से सीरिया में सिविल वार चल रहा है तो वहां से पॉपुलेशन फोर्स होके और ग्रीस में चले गए. तो माइग्रेशन कैन बी वॉलंटरली, अपनी मर्जी से, और इट कैन बी फोर्स्ड. तो ये सम फैक्ट रिलेटेड टू माइग्रेशन. अब वर्ल्ड में माइग्रेशन कैसे हो रहा है. सिविलाइजेशन हमारा स्टार्ट हुआ, तो इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो यहाँ पे सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, और यहाँ पे होता है अफ्रीकन कंट्रीज में. जो ब्लू कलर है वो इंडिकेट करता है पहले का टाइम, और जैसे जैसे रेड कलर की तरफ जा रहे हैं तो वो मोर रिसेंट है. तो यहाँ से माइग्रेशन इस वे में होता है रशिया की तरफ, देन दूसरा माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, फिर यहाँ से यूरोप, अफ्रीका, अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट. तो ये माइग्रेशन का स्प्रेड है. तो एंशिएंट टाइम में जहां पे आप ब्लू कलर देख रहे हैं, पूरा का पूरा सिविलाइजेशन यहाँ पे स्प्रेड था. इवन एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ना, सेपियंस नाम है उसका, युवल नोहा हरारी का बुक है, एंड दैट बुक इज वेरी गुड. और वो बताता है कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है. तो उसमें उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल दिया है कि अफ्रीकन कंट्रीज में जहाँ पे सवाना फॉरेस्ट रीजन है, वहां से सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है सबसे पहले. नाउ अगर इंडिया में देखें तो माइग्रेशन कहाँ पे हो रहा है, तो इंडिया में कुछ जोन है जहां पे माइग्रेशन हो रहा है. तो एक है जयपुर, दिल्ली, लुधियाना वाला एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां पे माइग्रेशन होता है. देन मुंबई, थाने एंड पुणे बेल्ट, वहां पे माइग्रेशन होता है. देन साउदर्न तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश. तो ये कुछ माइग्रेशन के इंडिया में जोन है. जो माइग्रेंट्स इंडिया से जो माइग्रेशन करते हैं वो लोग कौन हैं, तो वुमेन मैरिज एक मेजर रीजन होता है उनके माइग्रेशन का. तो मेल मैरिज के बाद 14.5 मिलियन है, और फीमेल का 309.64 है. किस रीजन की वजह से माइग्रेशन होता है, तो एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस, उसमें 26% मेल, 2% फीमेल. एजुकेशन 2% मेल, 1% फीमेल. बट लुक एट मैरिज, 66% फीमेल वो माइग्रेट करती है आफ्टर मैरिज, एंड जस्ट 4% ऑफ मेल. moved after birth with household, 34% male, 16% female. और other reason में भी 34% and 14% मेल एंड फीमेल. लाइट ब्लू कलर का मेल, डार्क ब्लू कलर का फीमेल. माइग्रेंट्स जो माइग्रेट करते हैं वो कितने टाइम रहते हैं, तो 55% ऑफ माइग्रेंट्स है वो लॉन्ग टर्म माइग्रेंट है, 10 साल या उससे ज्यादा किसी जगह पे रहते हैं. जैसे आपकी फैमिली से यूपी की है और आप दिल्ली में माइग्रेट करके आए और वहां पे रहने लगे, तो और 10 साल से ज्यादा रह रहे हैं, तो यू विल बी काउंटेड एज लॉन्ग टर्म माइग्रेंट्स. देन 17% 5 year to 9 year, 20% 1 to 4 year. 1 to 4 year वाला मेनली एजुकेशन होता है. 8% लेस देन 1 year. शॉर्ट टर्म माइग्रेंट्स जो कम टाइम के लिए माइग्रेट करते हैं वो कौन है,
तो 43% सेम स्टेट में माइग्रेट करते हैं। से गुजरात के अंदर दाहोद से माइग्रेंट्स वर्कर हैं और वो से सौराष्ट्र रीजन में काम करने के लिए आते हैं। 54% टू अनदर स्टेट एंड 3% ओवरसी, स्पेशली गल्फ रीजन में। 52% कॉन्ट्रैक्टर के साथ माइग्रेट करते हैं, 34% अकेले जाते हैं एंड 14% दे आर विदाउट जॉब और वहां पे जाके जॉब ढूंढते हैं। शॉर्ट टर्म माइग्रेंट्स वो कहाँ पे वर्क करते हैं? तो सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म माइग्रेंट्स वर्क करते हैं इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, देन एग्रीकल्चर लेबर, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, अदर लेबर, ड्राइवर, लोडर। सो ये कुछ मेजर जॉब है जहां पे वो करते हैं। सो दिस आर सम फैक्ट रिलेटेड टू माइग्रेशन। नाउ माइग्रेशन के पीछे का रीजन क्या होता है? सो टेक्स्ट बुक रीजन अगर हम देखें तो देर आर टू रीजन फॉर माइग्रेशन। वन विल बी पुश माइग्रेशन, अनदर विल बी पुल माइग्रेशन। पुश माइग्रेशन मीन्स जिस जगह पे आप रह रहे हो वहां का कंडीशन इतना खराब हो गया, इतना वर्स हो गया कि वहां से आपको निकलना ही पड़ेगा। सपोज करो कि मैं बिहार में हूँ, बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो रिसोर्सेज पर कैपिटा तो कम हो जाएगा, वहां पे इंडस्ट्री नहीं है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड पुअर है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन other than moving to some other city for work, for education or improving my living standard. So push migration, कंडीशन इतना वर्स है, कंडीशन इतना खराब है कि लोग उस जगह पे रह नहीं पाते हैं, तो ऐसे रिजल्ट वो दूसरी जगह पे मूव करके चले जाते हैं अपने लाइफ के प्रोस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। तो एक है हाई पॉपुलेशन, अपॉर्चुनिटी वहां पे नहीं है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन ठीक नहीं है, पीस नहीं है वहां पे, तो ये अपॉर्चुनिटी वहां पे नहीं है। तो एग्जांपल इसका है बिहार, यूपी, उड़ीसा, एमपी एंड राजस्थान। इकोनॉमिकली जब प्लानिंग कमीशन था तो उसने एक टर्म कॉइन किया था और उस टर्म का नाम है बीमारू। तो यहाँ पे बी आई मीन्स बिहार, एम मीन्स मध्य प्रदेश, आर मीन्स एम ए मीन्स मध्य प्रदेश, आर मीन्स राजस्थान, यू मीन्स यूपी। तो ये चार स्टेट को प्लानिंग कमीशन, जो ऑस्ट्रेल प्लानिंग कमीशन था, उन्होंने इसको बीमारू स्टेट कहा था बिकॉज यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी लिमिटेड है, रिसोर्स भी कम है और पॉपुलेशन भी हाई है। उसके बाद इसके अंदर इन्होंने एक और स्टेट को ज्वाइन किया, डेट इज बीमारू हो गया, ओ आ गया, तो वो डेट इज फॉर उड़ीसा। सो ये 5 स्टेट प्लस बिहार स्टेट का बाइफर्केशन हुआ, वहां से झारखंड बना, मध्य प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ, वहां से छत्तीसगढ़ बना। तो इंडिया, ये स्टेट इंडिया के मेजर लेबर एक्सपोर्टिंग स्टेट है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी एंड उड़ीसा। अभी जब ये पूरा माइग्रेंट्स रिटर्न हो रहे थे तो एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हुआ था। एक ट्रेन बिहार के लिए जा रही थी और वो उड़ीसा के राउरकेला में पहुंच गई। तो फिर ट्विटर पे बहुत सारा ऐसा हैशटैग चला कि मिसिंग ट्रेन है। तो इंडियन रेलवे ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ट्रेन मिसिंग नहीं है, इसमें बिहार और यूपी वाला जो रूट है अभी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है बिकॉज सारे इंडिया के जो लेबर हैं वो अपने घर पे रिटर्न जाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया है कि कुछ रूट को रीमैप किया है और हमने रूट इस तरीके से डिसाइड किया है कि कंजेशन किसी एक जगह पे ना हो, तो इसलिए हमें ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेन जो है वो लॉस्ट हो गया है या ट्रेन अपने डेस्टिनेशन से कहीं और जा रहा है। तो ये इंडियन रेलवे का क्लैरिफिकेशन था। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने देखा कि क्या इंडियन रेलवे का ये जो क्लैरिफिकेशन है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि नॉर्मल टाइम में तो इंडियन रेलवे इससे ज्यादा ट्रेन चलाता है। तो फिर जब थोड़ा इसके बारे में मैंने सर्च किया तो मुझे लगा कि यस, ये जस्टिफाइड है बिकॉज नॉर्मल टाइम में जब इंडियन रेलवे ट्रेन चलाता है तो वो पूरे इंडिया में स्प्रेड होता है, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, गुजरात, दिल्ली, हर जगह स्प्रेड होता है। बट अभी जो है वो स्पेसिफिक सेक्टर है, लाइक दिल्ली से ट्रेन निकल रहा है, इट इज गोइंग टू यूपी बिहार, मुंबई से ट्रेन निकल रहा है, इट इज गोइंग टू यूपी बिहार, सेम फॉर गुजरात, सेम फॉर कर्नाटका। तो वो पूरा रूट जो है वो कंजेस्टेड हो गया है। सो एक है पुश माइग्रेशन, दूसरा है पुल माइग्रेशन। किसी जगह का कंडीशन इतना अच्छा है
कि वो आपको अट्रैक्ट करता है कि आप वहां पे जाओ और उस अपॉर्चुनिटी को टैप करो। एग्जाम्पल से पुराने बॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा कि जो एक्टर्स हैं या एक्ट्रेस हैं वो लोग मुंबई भाग के आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मुंबई में आएंगे उनका एक्टिंग का जो ड्रीम है उस ड्रीम को वो रियलाइज कर पाएंगे, बट अपने टाउन में अपने सिटी में रहते हैं तो वहां पे रियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन द रीजन, बिकॉज पीस है वहां पे, से मुंबई में, गुजरात में वहां पे पीस है, तो एज ए रिजल्ट पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस रीजन। तो इसका एग्जांपल है मुंबई एंड दिल्ली, बिकॉज इट ऑफर इमेंस अपॉर्चुनिटी। और कुछ रीजन अगर हम माइग्रेशन का देखें तो एक रीजन है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। से इंडिया का कुछ पार्ट वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है, एग्जांपल है वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, और इंडिया के दूसरे पार्ट हैं से ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट रीजन, वो उतना डेवलप नहीं होता। तो जब अनबैलेंस्ड ग्रोथ है तो लोग एजुकेशन के लिए माइग्रेट करते हैं, से नॉर्थ ईस्टर्न्स माइग्रेटिंग टू दिल्ली फॉर एजुकेशन। रीजन उनके अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में अच्छी कॉलेजेस नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग माइग्रेट करते हैं, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए माइग्रेट करते हैं, क्योंकि मैं अपने होम स्टेट, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में हूँ, वहां पे बेटर कंडीशन नहीं है। सपोज करो कि कोई गुजरात के जामनगर में रह रहा है, वहां पे इकोनॉमिक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उसके पास लिमिटेड है, बट वो अगर अहमदाबाद या सूरत आता है तो वो अपॉर्चुनिटी एक्सपांड हो जाता है। सो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड है। दूसरा सोशल पॉलिटिकल रीजन है। सपोज मैं दलित कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा हूँ और मैं अभी रूरल एरिया में हूँ, तो वहां मेरे साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रहा है। अगर मैं करोड़पति बन जाऊंगा देन ऑल्सो, जस्ट अ मिनट, अगर मैं करोड़पति बन भी जाता हूँ तो भी रूरल एरिया में मेरा सोशल कंडीशन, सोशल स्टेटस वो कभी चेंज नहीं होगा। मैं दलित हूँ, इन स्पाइट ऑफ माई इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूविंग मैं दलित ही रहूंगा और लोग मेरे साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मैं अगर रूरल एरिया से माइग्रेट करके अर्बन एरिया में आ जाऊं तो वहां पे मैं अपने सोशल स्टेटस को इंप्रूव कर सकता हूं। रूरल एरिया में लोग हमें जानते हैं बिकॉज ऑफ आवर सोशल स्टैंडिंग, आवर सोशल आइडेंटिटी। अर्बन एरिया में लोग हमें जानते हैं बिकॉज ऑफ आवर इकोनॉमिक आइडेंटिटी। अर्बन एरिया में क्लास डेवलप होता है, रूरल एरिया में कास्ट डेवलप होता है। तो मैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट करूंगा, सो आई कैन एस्केप माई सेल्फ फ्रॉम अनटचेबिलिटी। देन कैलामिटीज हैं, से डिजास्टर किसी जगह पे अगर हुआ तो वहां से लोग माइग्रेट करते हैं। इट कैन बी नेचुरल डिजास्टर, इट कैन बी मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड आया, ड्राउट आया, मैन मेड डिजास्टर लाइक भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, एनीथिंग। कम्युनल राइट है, उसकी वजह से भी लोग माइग्रेट करते हैं। से वेस्टर्न यूपी में कैराना है, वहां से लोग माइग्रेट करते हैं। या बेस्ट एग्जांपल है जम्मू एंड कश्मीर से कश्मीरी पंडित, वहां से मास उन्होंने माइग्रेशन किया बिकॉज उनके अगेंस्ट अटैक होता था। सो सोशल पॉलिटिकल रीजन है, उसके लिए भी लोग माइग्रेट करते हैं। फीमेल का माइग्रेशन मैरिज की वजह से होता है। तो जैसे इंडियन फैमिली में जब मैरिज होगा, सो यू हैव टू गो टू योर इन लॉज हाउस। तो इन लॉज दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में लोकेटेड है, तो वहां पे आपको जाना पड़ेगा। अब माइग्रेंट्स क्यों वल्नरेबल होते हैं? कुछ सेक्शन है इंडियन सोसाइटी में जो वल्नरेबल है। दे आर माइग्रेंट्स, दे आर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, माइनॉरिटीज, दे आर माइग्रेंट्स। तो क्यों ये माइग्रेंट्स हैं वल्नरेबल है, इसको समझते हैं। फर्स्ट, ये इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी का वो सेक्टर होता है जो रजिस्टर नहीं है। सपोज आप रिक्शा चला रहे हो या बस में कंडक्टर की तरह जॉब कर रहे हो या चाय के लारी पे आप काम कर रहे हो, विच इज नॉट रजिस्टर्ड। अब इनफॉर्मल सेक्टर रजिस्टर नहीं है, यहाँ पे इम्प्लॉय और वर्कर्स के बीच में कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अगर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मैं जब चाहूं उनको बुला सकता हूं, जब चाहूं मैं उनको निकाल सकता हूं। सो मोस्टली दे वर्क एज ए डोमेस्टिक वर्कर,
कंस्ट्रक्शन वर्कर, एग्रीकल्चर लेबरर, स्ट्रीट वेंडर, लो लेवल इंडस्ट्रियल वर्कर। तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं तो देर इज नो लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर। सो ऐसे रिजल्ट कभी भी मैं उनको हायर करूं, कभी भी मैं उनको फायर करूं, उनको मिनिमम वेजेस भी मैं नहीं दूं, उनको प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी उनका फॉलो ना हो, तो इससे इनका इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन होता है। सेकंड से मैं यूपी से माइग्रेट करके कर्नाटका में जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट फेमिलियर विद द लोकल लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका, सो एज ए रिजल्ट आई विल फेस डिस्क्रिमिनेशन ओवर देयर, और देयर मे बी हैरेसमेंट बाय लोकल ऑल्सो, बिकॉज हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन कब आता है, से सोसाइटी के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेस है। अभी यहाँ पे 10 लोग रह रहे हैं एंड एवरीबडी इज एंजॉयिंग देयर लाइफ, बट 100 माइग्रेंट्स यहाँ पे आ गए, तो अब ये पॉपुलेशन 110 हो गया। इन दिस केस द लोकल पीपल हैव टू compete विथ माइग्रेंट पॉपुलेशन रिसोर्सेज के लिए। तो हम क्या करते हैं, कुछ फिल्टर मैकेनिज्म यहाँ पे लेके आते हैं। हम ये कहते हैं कि ओके यू डोंट स्पीक लोकल लैंग्वेज, तो आप यहाँ के नहीं हो, तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ओके यू डोंट बिलोंग टू दिस कास्ट कम्युनिटी और रिलीजन, आप यहाँ के नहीं हो। तो लोकल लैंग्वेज अगर आपको नहीं आता है तो यू विल फेस हैरेसमेंट बाय लोकल फिल्टर आपका होगा, एंड यू मे इवन फेस डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया में मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट बेनिफिट है वो प्लेस बाउंड है, लाइक मनरेगा है, या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, या दूसरे गवर्नमेंट बेनिफिट है। अब तो काफी हद तक गवर्नमेंट ने इसको इम्प्रूव किया है, जैसे अभी वन नेशन वन राशन कार्ड है, तो आपके पास अगर राशन कार्ड होगा तो आप किसी जगह से भी फूड ग्रेन्स ले सकते हैं। मनरेगा का वर्क भी आपको किसी जगह से मिल सकता है, लेकिन अभी भी बहुत सारी स्कीम जो है वो प्लेस बाउंड है। से मैं यूपी से मुंबई में आता हूँ, तो पहले यूपी में मैं बीपीएल पॉपुलेशन था, बिलो पॉवर्टी लाइन, वहां पे मैं बेनिफिट एंजॉय कर रहा था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। लेकिन अब मैं मुंबई आता हूँ, तो मुंबई में मुझे ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा राशन कार्ड जो है वो तो उत्तर प्रदेश का है। तो कैसे एक बीपीएल पॉपुलेशन जो यूपी में पुअर था, और वो जब मुंबई में आता है तो वो नॉन पुअर कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमें देखना है। तो हमें क्या करना है कि जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट है उसको मोबाइल रखना है, कि आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी आप ट्रैवल करो किसी भी पर्पस के लिए, तो आप वो बेनिफिट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। Migrants mostly they are illiterate, mostly they are uneducated, mostly they are unaware, तो उनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं होता। जैसे अब आप माइग्रेंट्स हैं और कोई आपको कहता है कि नहीं नहीं आपको इस स्टेट में एंटर नहीं होना है, आपको इस डिस्ट्रिक्ट में एंटर नहीं होना है, आपको ये काम नहीं करना है, तो आप उसको कहो कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां चाहूं वहां जाकर रह सकता हूं, जहां चाहूं वहां मैं मूव कर सकता हूं, हु आर यू टू स्टॉप मी। लेकिन उनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं होता, जिसके वजह से एक्सप्लोटेशन होता है। माइग्रेंट्स विद पुअर स्किल एंड एजुकेशन दे सफर फ्रॉम डिप्रीवेशन एंड एक्सप्लोटेशन। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है उनका, कोई फिक्स वेजेस नहीं है, और वो अंडर पेड होते हैं। से उनको 300 रुपीज पर डे पे करना है, तो वी आर पेइंग देम 100 रुपीज पर डे। अगर माइग्रेंट्स वुमेन हैं तो उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उनका ट्रैफिकिंग होता है। अगर बच्चे हैं तो वो अपने पेरेंट्स के साथ माइग्रेट करते हैं, और ये उनका स्कूलिंग अफेक्ट करता है। अब कैसे स्कूलिंग अफेक्ट करता है, से यूपी का एक माइग्रेंट्स है, और वो मूव करके मुंबई में आता है, अपने साथ अपनी फैमिली को भी लेके आता है, अपने वाइफ को भी अपने बच्चों को भी लेके आता है। तो अभी उसका जो बच्चा यूपी के स्कूल में था, तो वहां पे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी था। मुंबई के अंदर मराठी है गवर्नमेंट स्कूल का मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आके वो बच्चा स्कूल में इनरोल भी हो जाएगा, बट वो सीख नहीं पाएगा ज्यादा कुछ। रीजन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन उसके मदर टंग से डिफरेंट है। तो एक तो स्कूलिंग भी उसका डिसरप्ट होगा, और किसी तरीके से हम उसको स्कूल में लेके भी आ जाते हैं, देन ऑल्सो वो एजुकेशन को एब्जॉर्ब करना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। और एक बार इस चाइल्ड को हमने एजुकेशन डिनाई कर दिया, तो इसके लाइफ का सिनारियो भी इसी के पेरेंट की तरह हो जाएगा। जैसे इसके पेरेंट का एक्सप्लोटेशन हुआ, इसका भी उसी तरीके से एक्सप्लोटेशन होगा। कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एंड उस डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन।
एजुकेशन का इम्पोर्टेंस ये है कि ये आपको सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली अवेयर बनाता है. इफ यू आर नॉट एजुकेटेड देन यू विल नॉट गेट ऑल दिस अपॉर्चुनिटी. सो चाइल्ड को अगर एजुकेशन डिनाई होता है, उसका एजुकेशन सफर होता है, तो वो और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा फ्यूचर में. अर्बन एरिया के अंदर जो शेल्टर होता है वो एनॉर्मस होता है. दिस आर द फीचर ऑफ शेल्टर इन अर्बन एरिया. जैसे आप फ्लैट में रह रहे हैं, आपके फ्लोर के लोग भी आपको नहीं पहचानते होंगे. इवन रैंडमली आप कभी लिफ्ट में मिलते हैं तो दे विल स्माइल एट यू बट दे डोंट नो यू. तो शेल्टर इन अर्बन एरिया इज एनॉर्मस, is unaffordable and congestion especially in slum region. तो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा मेंटली ट्रॉमा होता है, मेंटली ब्लॉकेड होता है. हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा, फिजिकल हेल्थ आपका अफेक्ट होगा क्योंकि आप अर्बन एरिया में आए हैं माइग्रेट करके. यू आर वर्किंग हार्ड क्योंकि आप ज्यादा काम करोगे तभी तो अपने घर पे आप पैसे भेज पाओगे. और अर्बन एरिया में रहना महंगा है, इन्फ्लेटेड है. तो ऐसे रिजल्ट आप यहाँ पे भी अपने एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड. तो प्लस अर्बन एरिया में पोल्यूशन है, पॉपुलेशन है, तो उसकी वजह से फिजिकल हेल्थ आपका खराब होता है. साइकोलॉजिकल कंजेशन है यहाँ पे. जैसे मैं जब दिल्ली विजिट करता हूँ और मेट्रो में मैं जाता हूँ तो समटाइम आई फील लाइक यार क्या है ये, मतलब यू विल सी वेव ऑफ पीपल, दे आर रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और एक मेट्रो स्टेशन है वहां पे सेंट्रल दिल्ली का, दैट इज राजीव चौक, कनॉट प्लेस का मेट्रो स्टेशन है. तो वहां पे डेली का फुटफॉल अराउंड 2 लाख 3 लाख लोगों का फुटफॉल होता है. तो इट इज वन ऑफ द वेरी कंजेस्टेड एरिया ऑफ दिल्ली. और अगर आप चांदनी चौक या दूसरे एरिया में जाओ तो this congestion will have heavy psychological toll on your mind. देन हम फैमिली से दूर हैं तो उसका प्रॉब्लम है कि फैमिली से इमोशनल जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो हमें सपोर्ट नहीं मिलता है. एंड समटाइम इन अर्बन एरिया वी फील आइसोलेटेड कि देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड अस बट वी फील आइसोलेटेड एंड वी आर नॉट एबल टू एडजस्ट फास्ट पेस अर्बन लाइफ. रूरल एरिया का लाइफ जो है वो उतना फास्ट पेस नहीं है, वो मैनेजेबल है. बट अर्बन एरिया का लाइफ जो है वो फास्ट पेस है और बहुत डिफिकल्टी होता है उसको एडजस्ट करने में. नाउ बेनिफिट क्या है माइग्रेशन का? तो अभी तक हमने देखा माइग्रेशन रिलेटेड फैक्ट क्या है, व्हाई माइग्रेंट्स आर वल्नरेबल, व्हाट इज द रीजन फॉर माइग्रेशन, एंड नाउ व्हाट इज द बेनिफिट फॉर माइग्रेशन. पहला ये है कि फाइनेंशियल रेमिटेंस है. 2 दिन पहले मिंट के अंदर एक आर्टिकल आया था और वो आर्टिकल ऐसा था कि अब जो है वो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, से फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया. दिल्ली मुंबई में जो लोग माइग्रेंट्स रह रहे थे तो वहां पे उनकी जॉब चली गई, जिस फैक्ट्री में काम करते थे फैक्ट्री बंद हो गई, तो अब वो अपने गांव में वापस जा रहे हैं. तो गांव में जब वापस जाएंगे तो गांव में 2 प्रॉब्लम आएगा. किसी गांव में ऑलरेडी 10 लोग हैं जो नरेगा में काम कर रहे हैं, दैट इज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. अब ये माइग्रेंट्स आ गए, से माइग्रेंट 30 लोग आ गए, तो ये भी अब नरेगा में काम करेंगे. तो अब नरेगा के ऊपर प्रेशर आ गया, गवर्नमेंट को ज्यादा फंड एलोकेट करना पड़ेगा क्योंकि अब ज्यादा लोग नरेगा में काम कर रहे हैं. और नरेगा में जैसे आपको पता है कि उसको कहा जाता है कि मीनिंगफुल वर्क कम होता है, जस्ट हम वर्कर्स को इंगेज रखते हैं और वहां पे वर्कर्स का स्किल डेवलपमेंट भी उतना नहीं होता है. सेकेंड केस से एक फैमिली है, उसके अंदर 4 लोग हैं, ए बी सी एंड डी. ये सिनारियो मैं देख रहा हूं मई 2020 में जब माइग्रेंट्स रिटर्न आ गए, से जनवरी 2020 का सिनारियो देख रहा हूं जब माइग्रेंट्स रिटर्न नहीं आए थे. तो इसमें से ए गांव में रह रहा था और बी सी एंड डी अर्बन एरिया में रह रहे थे. अर्बन एरिया में ये पैसे अर्न करते थे और वहां से ये पैसे अपने फैमिली को गांव में भेजते थे. तो से एवरी मंथ ये 500 रुपीज अपने गांव में पैसे सेंड कर रहे हैं और घर का बजट है 1000 रुपीज. तो बाकी का 500 जो है ये ए नरेगा में वर्क करके ये पैसे को कॉम्पनसेट करता था. लेकिन अब क्या हुआ कि बीसीडी अर्बन एरिया से जो पैसे भेजते थे वो पैसे देना तो बंद हो गया क्योंकि वो लोग भी गांव में आ गए. तो अब नरेगा से पूरा का पूरा इनको 100 रुपीज 1000 रुपीज के लिए वर्क करना पड़ेगा बिकॉज अर्बन एरिया से कुछ पैसा नहीं आ रहा है.
प्लस बी, सी और डी को फीड करने का एडिशनल प्रेशर है। तो माइग्रेंट्स का सबसे बेनिफिट ये है कि वो फाइनेंशियल रेमिटेंस भेजते हैं अपने घर पे, और फाइनेंशियल रेमिटेंस से उनका जो विलेज है, उनका जो नेटिव स्टेट है, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी अकर होता है। दूसरा फायदा ये है, सोशल रेमिटेंस है। सपोज मैं बिहार का हूँ और वहां से मैं दिल्ली माइग्रेट करके जाता हूँ, तो दिल्ली से मैं पैसे तो अपने घर पे भेजूंगा ही, ताकि मेरे घर पे इकोनॉमिक एक्टिविटी चले, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे डिपेंडेंट्स हैं, उनका नीड फुलफिल हो। लेकिन जब मैं दिल्ली से वापस बिहार जाऊंगा तो मैं अपने साथ कुछ स्किल लेके जाऊंगा, कुछ नॉलेज लेके जाऊंगा, और हो सकता है कि मैं अपने गांव के अंदर जाके कुछ इनोवेशन करूं। इसका एक एग्जांपल है, ट्रिबागो का आपने एड देखा होगा। तो उस एड में एक जेंटलमैन आते हैं, तो वो बिहार के एक विलेज को बिलोंग करते हैं, और वो पूरे इंडिया के ट्रिबागो के हेड हैं। तो वो जर्मनी के थे, तो वो ऐड कैसे करने लगे कि उनको ट्रिवागो का ऐड करना था, और कोई मॉडल उनको नहीं मिल रहा था, और जो मिल भी रहा था तो बहुत प्राइस कोट कर रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं खुद क्यों नहीं इसका ऐड कर सकता हूँ। तो उन्होंने खुद ऐड किया, तो इससे बहुत फेमस हो गए। तो उनका एक बार मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैं अपने गांव में आऊंगा, और मैं गांव में आने के बाद चेंजेस क्या करूंगा कि यूरोपियन कंट्रीज में जो एग्रीकल्चर हो रहा है बहुत ही साइंटिफिक लाइंस पे होता है, और मैं अपने गांव में भी इसी को रेप्लिकेट करने का ट्राई करूंगा। तो ये सोशल रेमिटेंस होता है कि आप कहीं पे हैं, वहां से कुछ स्किल सीखते हैं और अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन पे आके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि सोशल रेमिटेंस क्या होता है। तो आप किसी जगह पे गए हैं और वहां से आप आते हैं, तो अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन पे आप इनोवेशन लेके आते हैं या अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसके लिए मैंने ट्रिबागो का जो एड में जो जेंटलमैन आते हैं उनका मैंने एग्जांपल दिया था। दूसरा, माइग्रेशन हेल्प करता है कल्चरल मिक्सिंग में। जैसे अभी आप अपने क्लास का कंपोजिशन देखो, तो डिफरेंट लोग डिफरेंट रीजन से आए होंगे, कोई राजस्थान से होगा, कोई हरियाणा से होगा, कोई दिल्ली से है, कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है। तो ये पूरा एक हेट्रोजीनियस कल्चर बनता है, और कल्चरल जब मिक्सिंग होगा तो हम लोगों को और अच्छे से समझ पाएंगे। हो सकता है हरियाणा के अंदर कोई अच्छी कल्चरल प्रैक्टिस होती हो, उसको मैं इम्बाइब करूंगा, मेरे अंदर कोई अच्छी कल्चरल प्रैक्टिस हो, वो हरियाणा वाला इम्बाइब करेगा। तो ये एक हेट्रोजीनियस कल्चर को प्रमोट करता है, कल्चरल एक्सचेंज एंड मिक्सिंग होता है। अब माइग्रेंट्स का हमने देखा वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो पहला सोल्यूशन है, हमारे पास यूनिवर्सल एंड पोर्टेबल आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने अभी इसको रोल आउट किया है, वन नेशन वन कार्ड, विच मीन्स किसी भी स्टेट में आपके पास अगर राशन कार्ड है तो आप दूसरे स्टेट में भी उसको यूज कर सकते हैं। ये एक मोस्ट अर्जेंट रिफॉर्म था, जो बाकी था, जो हमें करना चाहिए था, गवर्नमेंट ने इसको किया है। तो जिसकी वजह से हम अपने सोशल इकोनॉमिक इंटाइटलमेंट को कहीं से भी हम उसको एक्सेस कर पाए। तो यूनिवर्सल एंड मूवेबल पोर्टेबल आइडेंटिटी प्रूव होना चाहिए। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इंडिया के सारे पार्ट में हमें डेवलप करना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, उन्होंने अभी एक डिसीजन लिया है। उन्होंने ऐसा कहा कि जितने भी माइग्रेंट्स अभी यूपी में रिटर्न आए हैं, हम उनका स्किल मैपिंग करेंगे कि उनके पास क्या क्या स्किल है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम उनके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन करेंगे। देन यूपी गवर्नमेंट ने लेबर लॉ में कुछ रिलैक्सेशन किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को हम अट्रैक्ट कर पाए। तो हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी डेवलप करना चाहिए, ताकि कम से कम लेबर माइग्रेट करें, वो अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन पे ही रहें। क्योंकि अगर वो अपने गांव में रहते हैं तो वो कम सैलरी पे भी काम करेंगे। जैसे आप देखो कि मैं यूपी का लेबरर हूँ और मैं दिल्ली में जाके वर्क कर रहा हूँ, तो उसे दिल्ली में रहने का एक्सपेंसेस है पर मंथ 3000। तो मैं वहां जाके वर्क करूंगा तो आई विल डिमांड 10,000 सैलरी। रीजन, 3000 मेरा एक्सपेंसेस को कवर करेगा, और रेस्ट मैं अपने गांव में सेंड कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपने गांव में ही मेरे को कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो आई एम रेडी टू वर्क इन 7,000, क्योंकि रहने का तो कोई एक्सपेंसेस ही नहीं है ना, जो दिल्ली में रहने का एक्सपेंसेस था। तो इससे दो फायदा होगा कि एक, माइग्रेशन का ज्यादा प्रेशर दिल्ली के ऊपर भी नहीं आएगा, दिल्ली को भी कंजेशन से बचा पाएंगे। और नंबर टू, हमारा लेबर सस्ता हो जाएगा, लेबर चीप हो जाएगा।
और जिससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा बूस्ट होगा। इमेजिन करो कि दिल्ली में कंपनी है, अपने लेबर को 10,000 दे रहा है, तो अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी उस हिसाब से ही रखेगा। यूपी के अंदर एक कंपनी है, वो अपने लेबर को 7,000 दे रहा है और अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो इसका प्राइस लो रहेगा कंपेरेटिवली, इसका प्राइस हाई होगा। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हमें डेवलप करना चाहिए, हमें उस इंडस्ट्री को शिफ्ट करना चाहिए जो हमें लगता है कि दूसरी जगह पे अगर लोकेट भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। मुंबई के अंदर टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का एक कॉल सेंटर था। अब कॉल सेंटर के अंदर काम क्या होता है कि वहां पे कॉल आता है और कुछ क्वेरी होगा तो उस क्वेरी को आपको रिजॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का गुड कनेक्शन चाहिए, गुड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और आपके पास स्किल लेबर होना चाहिए। तो ये तीन चीज आपके पास होना चाहिए। मुंबई में जब हम ऑपरेट टीसीएस ऑपरेट कर रहा था तो यहाँ पे इम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी देना पड़ता था। रीजन क्योंकि मुंबई में लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है। मुंबई म्युनिसिपालिटी का टैक्स ज्यादा था, मुंबई में रेंट ज्यादा था। तो इन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे कॉल सेंटर को मुंबई से नासिक, ये भी महाराष्ट्र का एक सिटी है, वहां पे शिफ्ट किया। तो इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट 1/3 हो गया। नासिक के अंदर जो रेंट है वो कम हो जाएगा, नासिक के अंदर म्युनिसिपैलिटी का जो टैक्स है वो कम हो जाएगा, और नासिक के अंदर जो वहाँ के लोकल्स होंगे वो कम सैलरी में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई में आएंगे तो उनको रहने के लिए एडिशनल एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेगा। बट नासिक में तो अपने घर पे भी रह सकते हैं और साथ में अपने फार्म को भी देख सकते हैं। तो हमें ऐसे इंडस्ट्री को, जैसे कॉल सेंटर आप शिलोंग में लोकेट करो, मुंबई में लोकेट करो, नासिक में लोकेट करो, इट इज गोइंग टू डू द सेम फंक्शन। सो व्हाई नॉट शिफ्ट इंडस्ट्रीज व्हिच कैन ऑपरेट एट अदर प्लेस आल्सो। दिल्ली में से इतना क्राउडिंग है, इतना कंजेशन है, सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिल्ली के अंदर है, तो क्यों नहीं हम उसको दिल्ली के पेरिफेरी में लोकेट कर सकते हैं। तो जिससे दिल्ली के सेंटर में कंजेशन कम हो जाएगा। इन्वायरमेंट को हमें सिक्योर करना चाहिए, पीस मेंटेन करना चाहिए। इन्वायरमेंट ऐसा हो कि कोई डिसीज वहां पे इरप्ट ना हो, इन्वायरमेंट ऐसा हो कि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। तो ये पूरा माइग्रेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस लेके वहां पे दो ऑब्जर्वेशन दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आपने जो भी काम किया है वो इनएडिक्वेट है एंड देयर हैज बीन लैप्स फ्रॉम योर साइड। एंड सेकंड, पुलिस को उन्होंने कहा कि आप काइंडनेस के साथ लोगों को ट्रीट करो। देन वी हैव डिस्कस अ फैक्ट रिलेटेड टू माइग्रेशन, what is the reason of migration, why migrants are vulnerable, what is the benefit of migration, and what is the solution of migration। तो ये पूरा माइग्रेशन का टॉपिक है, इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो।